चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है स्थानीय शासन। पर्चे देखें तो केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। और इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे और हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उससे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्राप्त करने से क्या रास्ते मिलते हैं, शक्ति प्राप्त करने के कौन से रास्ते हैं। और यह अध्याय पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी इस अध्याय में पढ़ने के बाद। तो इसमें जानकारियाँ मिलेगी स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद संविधान के 73वें 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे और ये देखेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी है। स्थानीय सरकार क्यों चाहिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश एक जिला है सीरो और गीता राठौर इसी जिले में जमीनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है और एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों की इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना था। और इसी बार गीता एक सामान्य सीट से बहुमत चुनी हुई थी और सामान्य सीट से चुनी गई थी और गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी और उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और स्कूल गांव में सड़क बनवाने के लिए काम किया। और गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गाँवों में वन्य तथा जल प्रबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया था। और पंचायत राज अपडेट खंड 11 सन 3 फरवरी 2004 के हिसाब से ये अब सफल महिला की ऐसी ही एक कथा है। यह है महिला तमिलनाडु की एक गांव बेगोलसल की सरपंच थी और सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारी को 2 से 2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी और वह जमीन बेगोसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। और उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने बेगोसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए। और सरपंच और गांव पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कलेक्टर को आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि ऐसे संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एक न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश सरपंच की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। और ये है पंचायत राज अपडेट खंड 12 जून 2005 के हिसाब से। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए और इसके बाद से पूरे देश में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी और ये कथा इस बदलाव का सबूत पेश करती है। और गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिकों की समस्या और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के अनिवार्य घटक है और कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। और स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। और गीता राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमीनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया और उसके बाद बेगोसल गांव की जमीन पर उस गांव का
ही हक रहा और अपनी ज़मीन के साथ क्या करना है और यह फैसला करने का अधिकार भी गांव वाले के हाथ में रहे थे और ऐसे ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के रुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा से अत्यंत कारगर साबित हो सके। लोकतंत्र का मतलब है कि सार्थक भागीदारी और लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है और उसके बाद बेगौसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए थे और यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मशीन की मिसाल है। और उसके बाद स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसले लेने की सक्रिय प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। अब जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है और स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है। और क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर ही पड़ती है। इसी तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। कहाँ पहुँचे तो स्थानीय प्रश्न है कुछ। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे, इसके बारे में लिखिए। दूसरा है कि ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें तमिलनाडु सरकार को अब के हिसाब से क्या करना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास। देखिए आइए इस बात की भी चर्चा कर ले कि भारत में इस स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के एक रूप में मौजूद थे। आज समय बीतने के साथ गाँव की इस सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए और उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था और उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की थी और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और नीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रण का कारगर साधन है और विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। और इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी और इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसले लेने के में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण हो। उसके बाद ये महात्मा गांधी का कथन था कि भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे पहले नीची होनी चाहिए और इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चलते दायरे होंगे और जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों के ओर सौंप दिया गया और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसकी चर्चा हुई। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में ऐसे एक निर्देशक तत्व
मानकर चले। और जैसे कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व सिद्धांत का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्राकृतिक प्रधानतः सलाह मशविरे की है। और ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यह कुछ कारण बताए जा सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का सुझाव केंद्र को मजबूत करने का बना था और नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। उनका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है और स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र के आधार ग्राम पंचायत से हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांवों में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मजबूत होते ऐसा करना शायद ठीक ना होगा। और ये है अनंत शयनम अयंकर, इनका कहना है कि लोकतंत्र, ये संविधान के बाद विवाद में इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के हक में गाँवों को स्वशासन यहाँ तक कि स्वतंत्रता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। और हमारे लिए जरूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहां शासन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के जड़ जमाने में समर्थ हो। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। देखें, संविधान के 73 और 74 संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकायों बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। और इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। और इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश यानी मसलन गुजरात, महाराष्ट्र में सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई गई। और लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों को शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास को देखभाल कर सके। और ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। अब कई प्रदेशों ने यहाँ तक कि नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया है। और कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित हुए। और सन 1987 के बाद स्थानीय शासन के संस्थाओं के गहन पूर्वावलोकन की शुरुआत हुई। और सन 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराएं और उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने के तथा ऐसे संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। कहाँ तक अब पहुँचे? तो प्रश्न है, नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी? दूसरा है कि सन 1992 में पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्यों था? और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 1960 और 1970 के दशक में किन निकायों में स्थानीय शासन की स्थापना हुई। उसके बाद देखते हैं संविधान का 73वें और 74वें संशोधन देखते हैं। तो सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन करने की बात बढ़ाई और इनके संशोधन का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट के एक रूपता लाना।
ये है ब्राज़ील। कुछ उदाहरण है। ब्राज़ील के संविधान में प्रातः संघीय जिले तथा नगरपालिका परिषद की व्यवस्था है और इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की गई है। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है और जिस तरह गणराज्य यानी रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप यानी संविधान की बताई गई स्थानीय स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सका और ठीक उसी तरह राज्य की नगरपालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह प्रधान स्थानीय शासन की शक्ति को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं अपने भारत में देखते हैं तो बाद में सन 1992 में संविधान के 73 और 74 संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव का स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है और संविधान का 74वां संशोधन शहरी निकाय यानी नगर पालिका से जुड़ा है। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए और उसके बाद हमने पहले देखा है कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेश को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाए, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। उसके 73वां संशोधन देखें। आइए हम अब 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्थाओं में आए बदलावों की जांच करके क्या बदलाव त्रिस्तरीय बनावट देखें। तो अब अभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में 1 अथवा 1 से ज़्यादा गांव होते हैं और मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है और जिसे खंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान का कायम स्थानीय शासन के निकायों को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वह मंडल या तालुका पंचायती यानी मध्यवर्ती स्तर के बनाने की जरूरी नहीं है और सबसे ऊपरीले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73 संशोधन में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदान के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। चुनाव देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है और हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकाय को अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है और संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे। आरक्षण के बारे में देखें। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3 स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग के भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है और तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है और इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीट भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। और इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। उसके बाद विषयों का स्थानांतर देखें। ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे और अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं और इस विषय को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है और अधिकांश मामलों में इन विषयों
निकायों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है और इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है और हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। और आर्टिकल देखें 243 के 6, तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश के विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामले में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। यह 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय है, जैसे कृषि है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल है। उसके बाद ग्रामीण आवास है, उसके बाद पेयजल है, उसके बाद सड़क पुलिया, और उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वैश्विक और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उसके बाद डिस्पेंसरी शामिल है, और परिवार नियोजन है, महिला और बाल विकास है, सामाजिक कल्याण है, उसके बाद कमजोर तबकों का कल्याण करना है, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। भारत के अनेक देशों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था और ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। और वर्ष 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाकर और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। और अनेक आदिवासी समुदाय में जंगल और जल जोहर जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं और इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इन निकायों को रक्षा की गई। अब वे अपने रीति रिवाजों के कानून अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं और इस उद्देश्य से ऐसे इलाके को ग्राम सभा की अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। और इन अधिनियमों के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है और विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इससे विचार की संगति बैठती है। उसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में देखें। प्रदेशों के लिए चुनाव के लिए एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे और इस आयुक्तों की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने है की होती है। और पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्तों की स्वायत्तता है और बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्य काल का संबंध भारत के निर्वाचन आयोग से नहीं होता है। और राज्य वित्त आयोग के बारे में देखें। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है और यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की जिम्मेदारी आर्थिक स्थिति का जायजा लेना है। और यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्था के बीच में तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासनों की संस्थाओं के बीच में राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। और इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसले न बने। उसके बाद हमने कहाँ तक पहुँचे, एक प्रश्न है कि उन शक्तियों की पहचान करें जिन्हें आपके प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को सौंपी है। इसके उत्तर लिखिए। उसके बाद 74वें संशोधन देखिए। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासनों के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गाँव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता है। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी यह माना गया
गया कि ऐसे इलाके में जैसे कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो या इस इलाके के कामकाजी पुरुष में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे हो या जनसंख्या के घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति के प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है और अनेक रूपों में 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। और लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है और 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 73वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया कि प्रदेश की सरकार कुछ निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासनों की संस्थाओं पर छोड़ दें और ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन देखिए। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए और इन प्रावधानों का अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं। और इस अवधि में यानी जो अवधि है 1994 से 2004 तक में तो अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों में चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक तीन दफे चुनाव हो चुके हैं। और आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 6,000 से ज़्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6,000 तथा आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायत की संख्या 600 से ज़्यादा है। 600 से ज़्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6,000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। और शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम है और 1400 नगर पालिका तथा 2,000 नगर पंचायत मौजूद है। और हर 5 वर्ष में इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों के निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों को विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखे तो भी इनमें निर्वाचित धन प्रतिनिधियों की संख्या 5,000 से कम बैठती है। और स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। और यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर के पंचायती राज संस्थाओं के नगर पालिका के संस्थानों की बनावट को राज्य एक सा किया है। और इन स्थानीय संस्थानों की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। और पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। और इसके कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। और आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष है। 2,000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत के अध्यक्ष है। और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगम में 30 महिलाएं मेयर यानी महापौर हैं। और नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिला अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 6 से 50 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है। और संसाधनों पर अपने नियंत्रण को दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित की है। और इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्तरीय और राजनीति के काम धंधे की इस समझ पैनी हुई है। और अनेक मामले में पाया गया कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है। और चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। और अनेक मामलों में यह देखा गया कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही तथा महिलाओं को पद पर
आसीन कराकर परिवार का पुरुष उनके बहाने फैसले लेता रहा है। और लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की प्रावधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था और उसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है और स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदाय के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है और इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं अब उस सच्चाई के नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है और कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है। जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता और इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा समर्थन बनने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। और संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया और ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इससे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है और अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे और इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों के निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। और कुछ प्रदेशों कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण में यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रम अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं है। और कुछ तथ्य है जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातीनी अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। और सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ यानी जनभागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। अब बोलिविया में 314 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं और इन्हें प्रेसिडेंटल म्युनिसिपल कहते हैं। और कहा जाता है कि और महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है और स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है। और उसके बाद बोलिविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। और बोलिविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन शहरी संपादन तथा कृषि तथा बड़ी कृषि संपदा का कर लगाने का अधिकार है। और इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होती है। स्थानीय निकायों के पास यह कहना आप स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है और स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं और इससे कामगार ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ। और शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चों का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। और इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा करते। इसी कारण यह निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। निष्कर्ष देखें तो इस अनुभव से ही यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे और स्थानीय शासनों को
ज़्यादा शक्ति देने का मतलब यह है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी जनता होगी और गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इस प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है।